नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्टिविस्ट वेद में। मैं हूं वेद प्रकाश। आज चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी में हुए बड़े पैमाने पे बदलाव की। चर्चा करने के लिए है हमारे साथ चंद्रभानु यादव। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 26 तारीख को आयोजित की गई, 26 मई को लखनऊ में। और उसमें मायावती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी की, उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, पार्टी को लेकर के संविधान तक बदल डाला। क्या कुछ बदला, इस पर बात करेंगे और चंद्रभानु यादव विश्लेषण करेंगे कि इसका आगामी चुनाव पे क्या कुछ असर होगा। हम एक एक करके सभी बिंदु पे चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि इसका असर क्या कुछ हो सकता है अगले चुनाव में और ऐसा क्यों किया गया। हाँ, तो सबसे पहला बिंदु जो है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी में कोई भी पदाधिकारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, उनके कोई भी परिजन बीएसपी में कभी भी कोई भी पद नहीं ले सकते। अगर उनके परिजन चाहेंगे कि वो पार्टी में सेवा दें तो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी को अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और ये तभी तक नहीं है जब तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदा हैं। अगर कोई भी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी उनके परिजन बहुजन समाज पार्टी में कोई भी पद नहीं ले सकते हैं। भानु जी, देखिए, मायावती जी ने पिछले साल अपने सगे भाई आनंद जाटव को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घोषित किया था और लोगों ने इसको इस तरह लिया था कि वे उनके उत्तराधिकारी बनेंगे। और मायावती जी जो हैं, अगर वो शारीरिक रूप से सक्षम ना भी रहती हैं तो भी पार्टी पर वो अपने भाई के माध्यम से कब्जा बनाए रखेंगी। तो इस बार उन्होंने जो है ये नियमावली चेंज की है कि सिर्फ ना उनके बल्कि किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई भी परिवार का जन कभी भी बसपा में कोई पदाधिकारी नहीं बन सकता है। इसके कई मायने निकलते हैं। एक मायने ये भी निकलता है कि कोई मायावती को की हत्या करके और उनका परिवार वाला उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहे तो इस संविधान की वजह से ना बन पाएगा। और मायावती जी ने आनंद जाटव के रूप में अपना पत्ता खेला था, लेकिन आनंद जाटव जो है वो फेलियर हुए। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, मजबूरन मायावती ने ये मायावती ने ये निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उन पर आरोप लग गया था परिवारवाद का। वो जहां भी जाती थी अपने भाई और अपने भतीजे को साथ लेके जाती थी, बात चाहे सहारनपुर जाने की हो या कहीं कोई रैलियों में भी भाई और भतीजे को साथ में लेके चलती थी। दूसरे बिंदु की हम बात करते हैं। दूसरा बिंदु ये है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे पार्टी के, जैसे अभी मायावती हैं, मायावती अगर कल को या 10 साल बाद 5 साल बाद सक्रिय नहीं रह पाएंगी पार्टी में शारीरिक रूप से, तो उस परिस्थिति में जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो उनके अंडर में रहेंगे। यानी कि जो सक्रिय नहीं रहने पर पूर्व के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वो मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे। अगर कल को मायावती सक्रिय नहीं रह पाती हैं शारीरिक रूप से, तो वो अध्यक्ष नहीं रहने के बाद भी पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी पार्टी के मार्गदर्शक के रूप में। और पार्टी के मार्गदर्शक की बात को मानना नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की बाध्यता होगी। उनके निर्देश में ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष काम करेंगे। मतलब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पावर है उसको कहीं ना कहीं सीज किया गया और अंततः मायावती ने एक ऐसी व्यवस्था कर ली है कि मरते दम तक पार्टी में मेरे अलावा किसी की नहीं चलेगी। ये इसका मतलब ये है कि वो समझ गई हैं कि हम शारीरिक रूप से अक्षम होने जा रहे हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि जब तक हम जीवित रहें तब तक पार्टी पर मेरा नियंत्रण रहे। तो उन्होंने ऐसी नियमावली बना दी है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो मायावती के निर्देश में ही काम करेगा। तो एक तरह से वो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद वो बसपा एक संकेत हो सकता है इस तरह का हो। तीसरा जो बदलाव किया गया है, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद सृजित किया गया और राज्यसभा सांसद वीर सिंह और जय सिंह जो हैं उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। जय प्रकाश सिंह और वीर सिंह। पहले ये पद नहीं थे बसपा में, बसपा ने ये नए पद सृजित किए हैं। इनका मुख्य काम जो है अन्य स्टेट के लोगों से कोऑर्डिनेशन करना है। और मायावती के बारे में कहा जाता है कि वो बसपा में दूसरा नेतृत्व ना खड़ा हो जाए, इसलिए वो दूसरे स्टेट में जो है विस्तार नहीं करती है पार्टी का। तो नहीं, एक कहा जा सकता है कि मायावती ने अपने आप को
अपने ही पार्टी के पदाधिकारियों से और दूर कर ली। अब जो पार्टी के जो अन्य राज्यों के पदाधिकारी होंगे वो सीधे मायावती तक अपनी बात नहीं कह पाएंगे, उनके बीच की कड़ी ये कोऑर्डिनेटर होंगे। पहले भी नहीं कह पाते थे मायावती हाँ, तो लेकिन पहले मायावती से पहले भी बात नहीं हो पाती थी। अब ये जो कड़ी है, बीच की कड़ी, ये उन तक संवाद पहुंचाने का काम करेंगे, ये कोऑर्डिनेट करेंगे। चौथा जो बदलाव है वो बहुत बड़ा बदलाव है, छोटा मोटा बदलाव नहीं कहा जा सकता इसे। चौथा बदलाव ये है कि पार्टी के जो पुराने नेता थे RS कुशवाहा, उनको पार्टी का उत्तर प्रदेश कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, और जो पहले से प्रदेश अध्यक्ष थे राम अचल राजभर, उनको और बड़ी जवाबदेही दी गई कहने के लिए, और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, जिस पद पर सतीश मिश्रा जी भी हैं। तो ये कुशवाहा जी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। पहले जो है एक तो ये पद जो है मुख्यतः दलित को ही मिलता था प्रदेश अध्यक्ष का, तो ये मायावती का कुशवाहा वोट को क्या कह सकते हैं, आकर्षित करने का ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन कुशवाहा वोट जो है भाजपा के साथ वो इंटैक्ट है, तो इससे वो पिछले विधानसभा चुनाव के कारण तो इससे कुछ होने नहीं जा रहा है। दूसरी बात यह है कि पहले राष्ट्रीय महासचिव जो है केवल एक सतीश चंद्र मिश्रा जी थे, लेकिन अब जो है उनके बराबरी में एक और व्यक्ति को बैठाया गया है, राजभर जी को। तो ये मान सकते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा के कद में थोड़ा सा कटौती किया गया है, और मायावती जी जो है चुनाव के वक्त अब ब्राह्मण दलित समीकरण या ब्राह्मण चमार समीकरण लेके चलने को फायदेमंद नहीं मान रही है। इसका एक संकेत ये मिलता है। पांचवा जो बिंदु है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी के कर्नाटक के जो प्रभारी हैं अशोक सिद्धार्थ, जिनको कर्नाटक में बेहतर प्रदर्शन करने के एवज में इनाम दिया गया है, दक्षिण भारत के 3 राज्यों का उनको कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। राज्यसभा सांसद भी है ये पार्टी से। तो दक्षिण में मायावती कर्नाटक में चुनाव लड़ने गई थी। आप गुजरात को भी पश्चिम या दक्षिण का हिस्सा मान सकते हैं, वहाँ भी मायावती जी चुनाव लड़ने गई थी। तो अब लगता है कि मायावती जो है विधानसभा चुनाव जो है हर स्टेट में जाके लड़ेंगी, और उसका मकसद RSS को फ़ायदा पहुंचाना होगा कि क्या होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसी कड़ी में उन्होंने सिद्धार्थ जी को जो है 3 राज्यों का कोऑर्डिनेटर बनाया है। एक जो महत्वपूर्ण बदलाव है, नहीं कहा जाएगा इसको, एक निर्णय कहा जाएगा, क्योंकि मायावती ने 26 तारीख को ही स्पष्ट कर दिया, 26 मई को, कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से प्री पोल अलायंस तभी करेंगे, चुनाव से पहले गठबंधन तभी करेंगे जब हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, चाहे वो किसी राज्य का चुनाव हो या फिर जो आम चुनाव आने वाला है अगला 2019 में लोकसभा चुनाव। तो पूरे लोकसभा में मायावती का एक भी सांसद नहीं है, तो सम्मान के लिए मायावती को कितनी सीटें मिलनी चाहिए? देखिए, आप जो हैं आपका हमेशा जो ग्राफ है गिरते चला गया है, और 2014 में आप 0 लोकसभा सीट पर चले गए हैं, तो आप एक तरह से ख़त्म हो गए हैं, या कहिए कि हाथी बैठ गया है। तो नई पार्टियों में तो संभावना भी होती है कि जो है वो कुछ अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन आप इसमें पोटेंशियल ही नहीं है। अब तो ये एकदम 0 पे चला गया है। अब 0 से माइनस तो नहीं होता है, ये लास्ट स्टेज था, ठीक है। तो उसके बावजूद अगर जरूरत इनको है सहारे की, उसके बावजूद जो है अगर अखिलेश यादव आपको जिंदा करने का कदम उठाते हैं, ठीक है, तो सम्मानजनक क्या है जी? आपकी औकात 0 की है, आपको 2 सीट मिल जाए तो वो भी सम्मानजनक माना जाएगा। नहीं, डिपेंड करता है। मायावती की हैसियत तब थी जब कहा जाता था कि कुशवाहा ब्राह्मण और दलित वोट मायावती के साथ हैं, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में देखें तो मायावती ने अपनी पार्टी से मुस्लिम के बड़े नेता जो थे सिद्दीकी, उनको निकाल दिया। RK चौधरी पासी जाति के दलित नेता थे, उनको निकाल दिया। इस तरह से कुशवाहा नेता को भी निकाल दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाला गया। इस तरह से देखें तो जो उनका, और ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण तभी मायावती को वोट देते थे जब उनके पास बीजेपी का विकल्प नहीं था, बीजेपी वहां मृत अवस्था में थी। तो अब बीजेपी जब वहां जीवित है और उनकी सरकार है, बीजेपी की जब सरकार है, तो ब्राह्मण वोट मायावती को किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। और फिर हम लोग चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे आपके सामने।